इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत शैमुसी में छठा पाठ लौह तुला। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखिए। वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था। जीर्णधनाः तुला कै भक्षिता आसीत, तराजू किसके द्वारा भक्षण कर ली गई थी। चूहों के द्वारा यानी कि मूषक है। तुला कीदृशी आसीत, तराजू कैसी थी, लोहे की बनी हुई। लौह घटिता। पुत्रः कैन हृतः इति जीर्णधना वदति, पुत्र किसके द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिस प्रकार से जीर्णधन बताता है, बाज के द्वारा। शेनेन। विवदमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ, और वे दोनों लड़ते झगड़ते हुए कहाँ गए, राज दरबार में यानी कि राजकुलम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः किम व्यचिंत्यत, दूसरे देश में जाने की इच्छा से व्यापारी के पुत्र ने क्या सोचा। उसने सोचा कि जिस स्थान में किसी भुक्तभोगी के द्वारा भोगा गया है वहाँ पर कोई निर्धन होकर रहे तो वो बहुत बड़ा अधम पुरुष है ना। तो वणिक पुत्र व्यचिंत्यत, व्यापारी के पुत्र ने सोचा कि यत्र स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता, जहाँ अपने वीर्य पराक्रम से भोगों को भोगा गया है उसमें विभवहीन होकर के, उसमें धन संपदा से रहित होकर के जो निवास करता है, सह पुरुष अधमा, वह नीच पुरुष है। स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत, अपने तराजू को वापस मांगने पर सेठ ने जीर्णधन को क्या कहा। ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए बोला जाता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में आता है, तो उसमें अकारांत पुल्लिंग में एक वचन में हमेशा ये बिंदी लगती है उसमें। तो इससे आपको जानना है कि किसको बोला गया है। जीर्णधन को श्रेष्ठ ने क्या बोला, तो उसने बोला कि तुम्हारी तराजू तो नहीं है, चूहों के द्वारा खा ली गई है। श्रेष्ठी जीर्णधनम अकथयत, श्रेष्ठी ने जीर्णधन को बोला, नास्ति तुला, तुम्हारी तराजू नहीं है। सा मूषक भक्षिता, वह चूहों के द्वारा खा ली गई है। आपने एक बार यहाँ पे ध्यान दिया होगा, यहाँ पर जीर्णधनम है, इस तरीके की बिंदी है, यहाँ पर जीर्णधनम है, म है नीचे में। तो क्या होता है ना, जहाँ पर भी ये बिंदी होती है एंड में, उसके बाद जो है ना व्यंजन आता है, और जहाँ पर ये म होता है हलंत वाला, उसके बाद स्वर आता है ना। जीर्णधना गिरि गुहा द्वारम कया पिधाय गृहमागतः, जीर्णधन पहाड़ के गुफा के दरवाजे को किसके द्वारा बंद कर घर आ गया, बहुत बड़े पत्थर से। तो कया की जगह हम लिखेंगे बृहत्शिलया। जीर्णधनः गिरि गुहा द्वारम बृहत्शिलया पिधाय गृहमागतः। स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्टः वणिक पुत्रः श्रेष्ठिनम किम अवदत, यहाँ पर भी आपने ध्यान देना है, जो पूछ रहा है उसमें विसर्ग लगा है, जिसको पूछा जा रहा है उसमें बिंदी लगी है। अर्थात स्नान के बाद पुत्र के बारे में पूछे गए व्यापारी के पुत्र ने सेठ को क्या बोला कि तुम्हारा पुत्र नदी के तट से बाज के द्वारा हरण कर लिया गया है। वणिक पुत्रः श्रेष्ठिनम अवदत, वणिक के पुत्र ने, व्यापारी के पुत्र ने सेठ को बोला, तौ पुत्रः नदी तटात् सेनेन हृतः, तुम्हारे पुत्र का नदी के तट से बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः, धर्म के अधिकारियों ने जीर्णधन सेठ को किस प्रकार से संतुष्ट किया। उन्होंने क्या किया ना, उन दोनों को समझा बुझा करके तराजू और बाला को प्रदान करके संतुष्ट किया। तो ये हम कथम की जगह लिखेंगे, धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनो संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः, है ना। संबोध्य होता है समझा बुझा करके, तराजू और बाला को प्रदान करके संतुष्ट किया। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। ये स्थूल पद हैं, इन्हीं के बेस पे हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। तो आपने ध्यान देना है, जिसका भी प्रश्नवाचक शब्द बनेगा उसमें जो विभक्ति और वचन होगा ना, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी विभक्ति और वचन में बनेगा। जैसे जीर्णधना प्रथमा का एक वचन है, उसमें प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कहा। उसी तरीके से अभ्यागतेन तृतीया का एक वचन है, तो उसमें बनेगा केना। बृहत्शिलया, ये भी तृतीया का एक वचन है, तो उसमें बनेगा कया। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये आकारांत स्त्रीलिंग में है, और ये क्या है, ये पुल्लिंग है ना आकारांत में। उसी तरीके से प्रदान है ना, ये भी वैसा है, इसमें बनेगा केन। अब हम इसको पूरा पढ़ते हैं। जीर्णधनाः विभवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिंत्यत,
जीर्ण धन ने धन से हीन होने से दूसरे देश जाने की इच्छा के बारे में सोचा। तो प्रश्न बनेगा कि किसने धन से हीन होने पर दूसरे देश जाने की इच्छा के बारे में सोचा। श्रेष्ठिना शिशु स्नानोपकरण आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थिता। सेठ का पुत्र स्नान की सामग्री को लेकर के अभ्यागत के साथ यानी कि अतिथि के साथ प्रस्थान कर गया। तो इसमें आएगा कि किसके साथ, यानी कि केन। ये पूरा वैसा ही है। वणिक गिरि गुहा बृहच्छिलाया आच्छादितवान। व्यापारी ने पहाड़ की गुफा को बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया। तो प्रश्न बनेगा कि किससे की संस्कृत बनेगी, कया। वणिक गिरि गुहाम कया आच्छादितवान। सभ्य तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषिता। सभ्य होता है सभासदों के द्वारा उन दोनों को आपस में समझा बुझा करके तराजू और बालक के आदान प्रदान से संतोष किया गया। तो प्रश्न बनेगा कि किससे, तो किससे की संस्कृत होगी, केन। अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णो अन्वयः प्रदत्तः। नीचे लिखे गए श्लोकों के आधे अधूरे अन्वय दिए गए हैं। पाठ माधृत्य तम पूर्यत। पाठ को आधार करके उनको पूरा करो। अन्वय क्या होता ना, श्लोक को इस तरीके से लिखना जैसे कि उसका एक सेंटेंस बन जाए। जैसे यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः यः वसेत स पुरुषः अधमा। अर्थात जिस देश अथवा स्थान में अपने बलबूते बहुत सारे भोगों को भोगा गया है उसमें धन से हीन होकर के जो रहता है वह पुरुष नीच है। उसी तरीके से राजन यत्र लहो सहस्रस्य तुलां मूषकः खादन्ति तत्र शेनः बालकं हरेत अत्र संचयः न। अर्थात हे राजन, जहाँ हजारों किलो लोहे की तराजू को चूहे खाते हैं वहाँ बाज बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5। तद पदम रेखांकितम कुरुत यत्र। तत् होता है वह, पदम शब्द को, उस शब्द को रेखांकितम कुरुत रेखांकित करिए। यत्र होता है जहाँ या फिर जो। अब जो है आगे प्रश्न बन रहा है ल्यप प्रत्यय नास्ति। जहाँ जो है ना ल्यप प्रत्यय नहीं है। ल्यप प्रत्यय में क्या होता है, उसके एंड में यो लगा रहता है लेकिन उसका अर्थ होता है कर या फिर करके, जैसे कि कत्वा प्रत्यय में होता है। जैसे विहस्य हंसकर, संबोध्य समझा बुझाकर, आदाय लेकर। लेकिन यहाँ पर जो यो है एक्चुअली ये शा है जो कि षष्ठी के एक वचन में है, जिसका अर्थ होता है लौह सहस्र मीन्स हजारों किलो लोहे की। तो इसका काकी के में बन रहा है, इसलिए इसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है। ल्यप प्रत्यय में सिर्फ और सिर्फ या ऐड होता है, ल और प ये हट जाता है। अब है इसमें ख। यत्र द्वितीय विभक्ति ही नास्ति। जिसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है ना उसमें बिंदी लगी रहती है या फिर लास्ट में मौ होता है हलंत वाला। इन सब में मौ लगा है ऑलरेडी, लेकिन इसका अर्थ होता है को। जैसे श्रेष्ठम सेठ को, स्नानोपकरणम स्नान की सामग्री को, कार्यकारणम विशेष कारण को। यहाँ पर भी मौ है लेकिन इसका अर्थ है सत्वरा मिस शीघ्रता से, जल्दबाजी से। ये एक विशेषण है। अब है इसमें यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति। जिसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का की के रा री रे, जिसे हम संबंध कारक भी बोलते हैं। जैसे पश्चातः का अर्थ होता है देखे हुए के, इसमें है। श्रेष्ठिना होता है सेठ के। सभ्य नाम होता है सभासदों के, सब में काकी के आया है। स्ववीर्यतः, हालांकि इसमें भी ताहा लगा है इनकी तरह विसर्ग वाला, लेकिन ये क्या है ना इसमें तहसील प्रत्यय है। तहसील प्रत्यय का जो अर्थ होता है पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान की तरह बनता है से। तो स्ववीर्यतः का अर्थ होता है अपने वीर्य पराक्रम से। तो ये इसमें नहीं है। अब है इसमें छठा। संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूर्यत। संधि के द्वारा या संधि विच्छेद के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करो। जिसमें 2 पद दिए गए हैं उनको मिला करके हमें एक पद यानी कि संधि करनी है। जिसमें एक ही पद दिया है उन्हें हमें विच्छेद यानी कि अलग अलग करना है। जैसे श्रेष्ठयाह, इसका बनेगा श्रेष्ठी प्लस आह। श्रेष्ठी सेठ के लिए आह दुख, श्रेष्ठी का दुख। द्वावपि, द्वौ प्लस अपि। पुरुषोपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता। पुरुष उपार्जिता क्या होता है ना कि पुरुष के द्वारा उपार्जित की गई। यथेच्छया, यथा प्लस इच्छया, इच्छा के अनुसार। स्नानोपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम, स्नान की सामग्री। स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम, स्नान के लिए। अब है इसमें समस्त पदम विग्रहम वा लिखत।
समस्त पद या विग्रह लिखिए। समस्त पद क्या होता है? जब दो पदों को मिला करके एक पद बनता है, जिसे हम समस्त पद यानी कि संपूर्ण पद बोलते हैं। विग्रह क्या होता है? जब एक पद को हमें अलग अलग पदों में लिखना होता है। विग्रह यानी कि उन्हें अलग अलग करना होता है। विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। संधि विच्छेद और विग्रह में अंतर है, हालांकि यहाँ पर इसको समझाने से ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। स्नानस्य उपकरणम, स्नान की सामग्री, स्नानोपकरणम। गिरे गुहायाम, पहाड़ की गुफा में, गिरि गुहायाम। धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी, धर्माधिकारी। विभवेन हीना, धन से हीन, विभवहीना। यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लौह तुला इति कथायाः सारांशम संस्कृत भाषाया लिखत। अर्थात अपेक्षा के अनुसार नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से लौह तुला नामक कथा के सारांश को संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। आपको क्या करना है? जो ये शब्द दिए हैं इन्हीं शब्दों से ही आपको सारांश लिखना है, जो कि लौह तुला नामक पाठ है। यहाँ पर मैंने छोटा सा सारांश लिखा है, आपका सारांश जो है ना इससे अलग भी हो सकता है। कस्मिंश्चित् स्थाने एक वणिक पुत्र निवसति स्म, किसी स्थान में एक व्यापारी का पुत्र रहता था। तस्य पार्श्वे एका लौह तुला आसीत्, उसके पास एक लोहे की तराजू थी। सह विवक्षयात् तां श्रेष्ठगृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरे प्रस्थितः, उसने धन के हीन होने से उसे एक सेठ के घर में विरासत पूरा रख करके विदेश चला गया। कालांतरम सह प्रत्यागत्य श्रेष्ठ नम स्वतुलम अयाचत, और बाद में उसने वापस आकर के सेठ से अपने तराजू को वापस मांगा। श्रेष्ठ ना अवदत, सेठ बोला, सा मूषके भक्षिता, वह चूहों के द्वारा खा ली गई है। तदा सा श्रेष्ठ पुत्रम स्नानार्थम नद्याम आनयत, फिर वह सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी में ले गया। सह श्रेष्ठ पुत्रम गुहायां प्रक्षिप्य गृहम आगतः, वह सेठ के पुत्र को गुफा में डाल करके घर आ गया। सह श्रेष्ठ नाम अकथयत, उसने सेठ को बोला, तव पुत्रः शयनेन हृतः, तुम्हारे पुत्र का बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तथा तौ राजकुलम गतौ, फिर वह दोनों राज दरबार में गए। तत्र सर्ववृत्तान्तं ज्ञात्वा न्यायाधिकारिणः तौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः, वहाँ सारा वृत्तांत जान करके न्यायालय के अधिकारियों ने उन दोनों को समझा बुझा करके तराजू और बालक को प्रदान करने से उन दोनों को संतुष्ट किया। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ग्रामर का पोर्शन भी है, इसको भी आप जल्दबाजी में देखिए। तहसील प्रत्यय क्या होता है? ये पंचमी विभक्ति के जैसा अर्थ देता है, जिसका अर्थ होता है से, अलग होने के अर्थ में। जैसे ग्रामात गांव से, आदे आदि से, गृहात घर से, तंत्रात तंत्र से, प्रथमात प्रथम से, आरंभात आरंभ से, और है इसमें विद्यालयात विद्यालय से। आपने ध्यान देना है, अगर ये अकारांत और नपुंसक लिंग में है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक वचन में ता लगता है हलंत वाला एंड में, और उससे पहले आ की मात्रा लगती है, जैसे ग्रामात विद्यालयात, है ना। अगर हम इसको तहसील प्रत्यय में लिखते हैं तो उसमें क्या आता है कि तहा लगता है, सिर्फ उसमें आ की मात्रा नहीं लगती है। ग्रामतः आदितः, देखिए सब में तहा लगा है एंड में, लेकिन इन दोनों का अर्थ जो है ना सेम निकलता है। उसी तरीके से एक और है, अभिथा होता है चारों ओर से, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वथा सब ओर, समया नजदीक, निकषा पास में, हा का अर्थ होता है दुख या फिर घृणा वाला, प्रति की ओर। इन सब के साथ जो है ना द्वितीय विभक्ति लगती है। मीन्स जो शब्द इनके साथ आएंगे उनमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, और वो शब्द जो है ना इनसे पहले आता है ज़्यादातर। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अभिता के पहले आया है ग्रहम, द्वितीय विभक्ति लगी है। परिता, उभयतः, निकषा, और कौन है इसमें? ये है प्रति, समया। इन सबसे पहले जो भी शब्द आए हैं ना, जैसे विद्यालयम, ग्रामम, इन सब के सब में द्वितीय विभक्ति लगी है।